बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, राजगढ़ की डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। राजेश सोरते पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप है। राजगढ़ जिले की पचोर तहसील में पदस्थ महिला ने डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, जिसकी शिकायत महिला ने आईजी भोपाल से की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी कलेक्टर पर मामला दर्ज हुआ है। तो डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म का आरोप, मामला भी दर्ज हो चुका है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। डिप्टी कलेक्टर पर एफआईआर, जल्द गिरफ्तारी भी होगी डिप्टी कलेक्टर की। तो शादी का झांसा इसके द्वारा दिया गया था और दुष्कर्म किया गया, ऐसा आरोप युवती के द्वारा लगाया गया है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है, साथ ही साथ एफआईआर भी हुई है। तो जल्द गिरफ्तार हो सकता है राजेश सोरते। दुष्कर्म का आरोप इस पर है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म इसने किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राहुल विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, क्या इसकी गिरफ्तारी हुई है और शुरुआती जांच पड़ताल में क्या कुछ पुलिस कह रही है? देखिए, वर्ष 2022 में जब अभी जो वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर है, निवर्तमान तहसीलदार थे राजेश सोरते पचोर में, वहीं पर तहसील कार्यालय में पदस्थ एक महिला कर्मचारी ने उनके ऊपर कई संगीन आरोप लगाए थे और पिछले 15 से 20 दिनों में लगातार उनके द्वारा एसपी, आईजी और महिला आयोग में शिकायत की जा रही थी। कल उनको बयान के लिए बुलाया गया था। लगातार कई घंटे बयान के बाद देर रात राजेश सोरते पर बलात्कार व अन्य मामलों की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी को साझा करने के लिए। तो पचोर तहसील में पदस्थ महिला ने आरोप लगाए हैं दुष्कर्म के और डिप्टी कलेक्टर पर ये आरोप लगे हैं और इसी पूरे मामले में अब एफआईआर भी हुई है डिप्टी कलेक्टर पर। जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। भोपाल का जिक्र करते हैं। यहां पर घर में 2 लोग जिंदा जल गए हैं। घर में जिंदा जले पति पत्नी। घर से धुआं निकला और पड़ोसियों ने इसकी सूचना फिर पुलिस को दी। परिजनों को पड़ोसियों ने सूचना दी। घटना की जानकारी जैसे ही मिली, पुलिस भी पहुंच गई। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। बता दें, 3 साल पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी। मिसरोद थाना क्षेत्र के जाटखेड़ी का यह मामला बताया जा रहा है। तो पति पत्नी की जलने से मौत, हालांकि क्या कारण रहे, कैसे आग लगी, हत्या है, आत्महत्या है, हादसा है, क्या है, इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घर से दरअसल धुआं निकला तो पड़ोसियों ने परिजनों को सूचना दी, साथ ही साथ पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है। तो हादसा है, हत्या है, आत्महत्या है, ये तीनों ही पहलुओं पर जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बताएं कि पति पत्नी की जलने से मौत हो गई। क्या कारण रहे, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी भी लेंगे सहयोगी से, पर आपको ये जानकारी पहले दें कि घर में आग और इस आग में जलने से, जिंदा जलने से पति पत्नी की मौत हो गई। जैसे ही धुआं निकल रहा था घर से, आसपास के लोगों ने देखा और परिजनों को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, पति पत्नी की जिंदा जलने से मौत हो गई है, शुरुआती जांच पड़ताल में पुलिस क्या कह रही है? हत्या है, आत्महत्या है या कोई हादसा है? बिल्कुल, देखिए, ये गुत्थी जो है वो अभी उलझी हुई है और तीनों ही एंगल पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या ये महज एक हादसा है, क्या ये एक हत्या है या फिर आत्महत्या है? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों ही शव जो हैं वो बरामद हुए हैं। भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र के जाटखेड़ी का ये जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो दंपति हैं उनकी उम्र बेहद कम है। जो पति है उसका नाम सतीश बताया जा रहा है, जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल है, और जो पत्नी है उसका नाम आम्रपाली बताया जा रहा है, जिनकी उम्र मात्र 24 साल है। तो इतनी कम उम्र में इस तरीके के हादसे का ये शिकार हुए हैं, हत्या की साजिश का शिकार हुए हैं, या फिर उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया है, और उठाया है तो फिर क्यों उठाया और किन परिस्थितियों में उठाया, ये तमाम सारे जो सवाल हैं वो फिलहाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पूछताछ आसपास के लोगों से की जा रही है, परिजनों से की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस की जांच में कब तक खुलासे होते हैं और इस पूरे मामले में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वासु जानकारी को साझा करने के लिए।
तो ये पूरा मामला भोपाल से सामने आया है, जहां पर पति पत्नी की जिंदा जलने से मौत की यह खबर सामने आई है। फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कारण रहे, हत्या है, आत्महत्या है, हादसा है, किसका ये शिकार हुए हैं। इन सभी तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। पुलिस पहुंच चुकी है, सभी एंगल से जांच कर रही है, परिजनों से भी पूछताछ कर रही है कि किसी तरह का पति पत्नी में विवाद तो नहीं चल रहा था। बहुत कम उम्र दोनों की ही, और मौत हो जाना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करता। ग्वालियर में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। मोमोज का ठेला लगाने वाले युवक पर फेविकोल डाल दिया। बाइक सवार युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। बता दें, मोमोज के पैसे मांगने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। घटना के बाद आरोपी फरार है, आरोपियों की तलाश जारी है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो मोमोज के पैसे मांगने पर फेविकोल चेहरे पर डाल दिया गया। ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से युवक के चेहरे पर फेविकॉल डाला गया है। तो पैसे मांगने पर यह विवाद पूरा शुरू हुआ, और विवाद के बाद जो बदमाशों ने है फेविकॉल दुकानदार के ऊपर डाल दिया। पैसा मांगा, और पैसा मांगने पर बदमाशों ने यहां पर अपनी बदमाशी दिखाई और युवक के मुंह पर फेविकॉल डाल दिया। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से लाइव। सुशील, बदमाशों का आतंक लगातार ग्वालियर में हम देखते हैं, और एक बार फिर से यहां पर बदमाशी इन बदमाशों की देखी जा रही है। पैसा मांगने पर फेविकॉल फेस पर डाल दिया गया। ज्यादा जानकारी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में जो बदमाश है उनका किस तरह का नेचर है कि अब पिज्ज़ा और मोमोज जैसी छोटी सी चीज़ों के ऊपर जो है बवाल मचने लगे हैं। ग्वालियर में ऐसा एक मामला सामने आया जहाँ बीती रात ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके के शिवानी नगर में ठेला लगाने वाले सोहेल नाम के युवक का मोमोज के पैसे को लेकर कुछ विवाद हो गया था। दो लोग बताए जा रहे थे, एक बाइक से थे, और उसके बाद इन दोनों युवकों ने सोहेल के मुंह पर फेविकोल पलट दिया और इसके मुंह पर फेविकोल पोत दिया। इस घटना के बाद दोनों बाइक सवार जो थे वो फरार हो गए। चूँकि फेविकोल मुंह पर लगने से सोहेल अचेत हालत में हो गया था, उसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी जो है हालत को खतरे से बाहर बताया है। लेकिन इस घटना के बाद बहुड़ापुर थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, उनकी तलाश शुरू कर दी। अब इसमें एक चीज़ ये भी पुलिस मानकर चल रही कि हो सकता कोई और बात हो जिसके चलते प्री प्लानिंग से ही ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। तो क्या वाकई में जो मोमोज का ठेला लगाने वाले वो और आरोपियों के बीच कोई पूर्व विवाद था या कोई और बात थी इस घटना के पीछे? तो इन सब की तफसील से जांच के लिए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने की कवायद कर रही बहुड़ापुर पुलिस। उसके बाद इसकी असली वजह सामने आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर है कि ग्वालियर में जो बदमाश अपराधी हैं उनका किस तरह से आतंक है कि कोई खौफ नहीं है पुलिस का, कानून व्यवस्था का उन पर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। ग्वालियर से ही खबर है, यहां पर पिज्जा को लेकर फायरिंग हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इस मामले में मंडी इंस्पेक्टर का बेटा अंकित शर्मा गिरफ्तार हुआ है। स्टेट लेवल फुटबॉल खिलाड़ी है विशाल यादव गिरफ्तार हुआ है। बंदूक की दम पर पिज्जा लेने पहुंचे थे ये आरोपी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी अब हुई है। तो पिज्जा को लेकर विवाद के बाद फायरिंग। ये तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। ग्वालियर की ही ये तस्वीर है। सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सुशील कौशिक, उनसे ही जानकारी हम लेते हैं। सुशील, अभी हम जिक्र कर रहे थे, आप जानकारी भी दे रहे थे कि मामूली सी बात को लेकर यहाँ पे विवाद हो जाता है। अभी इससे पहले भी हमने तस्वीर देखे कि पैसे मांगने पर विवाद हुआ, यहाँ पर पिज्जा को लेकर विवाद हुआ है। बिल्कुल, देखिए, बुधवार रात 12 बजे का पूरा वाकया था। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके के पटेल नगर में स्थित एक कैफे पर रात 12 बजे के करीब 2 युवक बंदूक लेकर पहुंचे थे और उन्होंने पिज्जा देने की मांग की। संचालक ने कहा था कि अब रेस्टोरेंट बंद हो चुका है तो पिज्जा नहीं मिल पाएगा। उसी के चलते बताया जा रहा है कि बदमाशों ने, युवकों ने फायरिंग की थी और ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया। इसमें एक जो आरोपी है अंकित शर्मा नाम का, वो श्योपुर जिले में मंडी इंस्पेक्टर है, उनका बेटा है। इसके अलावा दूसरा जो आरोपी इसमें गिरफ्तार किया है विश्वविद्यालय पुलिस ने, वो आरोपी है विशाल सिंह यादव। विशाल सिंह यादव भी ग्वालियर का रहने वाला है और विशाल सिंह यादव स्टेट लेवल का फुटबॉल खिलाड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक मंडी इंस्पेक्टर का बेटा और एक स्टेट लेवल का फुटबॉल खिलाड़ी सिर्फ पिज्जा लेने के लिए जाते हैं आधी रात के वक्त, और उसके बाद जब संचालक मना करता है तो फायरिंग करते हैं।
हालांकि दोनों आरोपियों ने पकड़ में आने के बाद ये कहा है कि उन्होंने तेज आवाज वाले पटाखे चलाए थे, फायरिंग नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज में वो राइफल लेकर अंदर आते हुए दिखे हैं, बैठते हुए दिखे, धमकाते हुए दिखे हैं। तो पुलिस ने इसमें एफआईआर पहले ही दर्ज कर ली थी, लेकिन अब इस बात की जांच की जाएगी क्या क्या वाकई में इन्होंने जो कैफे के बाहर फायरिंग की है या फिर सिर्फ धमकाया है और बंदूक की नोक पर। लेकिन दोनों ही हालत में इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई तो तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक मंडी इंस्पेक्टर का बेटा है और दूसरा स्टेट लेवल फुटबॉल खिलाड़ी है और आधी रात को पिज्जा न देने के चलते रेस्टोरेंट के बाहर इन पर फायरिंग करने का आरोप है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के आरोपी फैजान खान को सोमवार तक पुलिस ने फिर से रिमांड पर लिया है। बता दें, बांद्रा पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार किया है। पुलिस रिमांड में लेकर फैजान से पूछताछ भी कर रही है। फैजान खान के वकीलों ने जमानत की याचिका भी लगाई है। तो फैजान खान की गिरफ्तारी, पूछताछ लगातार जारी, वहीं साथ ही साथ रिमांड भी बढ़ा दी गई है और ऐसी उम्मीद है कि कई सारे खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले में। आपको बताएं कि शाहरुख खान को जो है फैजान खान के द्वारा धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी और 50 लाख रुपए की डिमांड भी की गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस पहुंची थी, गिरफ्तारी इसकी रायपुर से हुई थी और अब जो है रिमांड पर यह है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी हुई, पेशी के बाद रिमांड पर लिया गया। अब रिमांड और बढ़ा दी गई है और यह माना जा सकता है कि कई सारे खुलासे हो सकते हैं। अब तक उसने गोलमोल जवाब दिए होंगे जिस वजह से रिमांड बढ़ाई गई है और आने वाले दिनों में खुलासे की पूरी उम्मीद। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, रिमांड तो चली रही थी, रिमांड बढ़ा दी गई है, माना जा सकता है कि जितने दिन की रिमांड चली है वो कहीं ना कहीं जो पूछताछ उससे पहले हुई है उसमें गोलमोल जवाब स्पष्ट रूप से ना बताना, ये भी वजह मानी जा सकती है। और अब आने वाले दिनों में जो पूछताछ है और कड़ाई से होगी और कई सारे खुलासे की भी उम्मीद। युगल जी देखिए, फैजान मुंबई में भी रहकर वकील पेशे से फैजान वकील है, तो मुंबई में भी उसने वकील है वो की प्रैक्टिस की है और इसके साथ बांद्रा पुलिस यहाँ से आई थी। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर उसको ले गई थी और ट्रांजिट रिमांड खत्म होने के बाद वहाँ पर लोअर अदालत पर उन्हें कोर्ट पर उन्हें पेश किया गया, जहाँ सोमवार तक के फिर से पुलिस रिमांड पर फैजान को सौंप दिया गया है। अब आगे की पूछताछ है फैजान से पुलिस करेगी और उनके वकील लगातार ये दलील दे रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान को सीधा जो धमकी है वो नहीं गया है और उसके जो गुम फोन है उसके माध्यम से बांद्रा पुलिस स्टेशन पर फोन गया था। तो उनके वकीलों की दलील यही है कि इसमें सीधा आरोपी जो फैजान खान नहीं बनता है और साथ ही साथ सीधी धमकी शाहरुख खान को नहीं दी गई है। तो लिहाजा जमानत को लेकर के जो फैजान के वकील हैं वो वहां पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो निचली अदालत है वहां पर उन्होंने जमानत के लिए याचिका भी दायर की है। लेकिन जो सोमवार तक के फिर से उस रिमांड पर लिया गया है, तो ये है कि बांद्रा पुलिस इस पूरे मामले में पुख्ता सबूत इकट्ठा करना चाहती है, आगे की पूछताछ है और भी करना चाहती है। और इससे पहले जब फैजान खान की को नोटिस जारी किया गया था, पुलिस जब आई थी तो फैजान खान ने कहा था कि शाहरुख खान को और सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए और उसने ये भी स्वीकारोक्ति की थी, स्वीकारा था कि कई ऐसे जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो उनके अच्छे दोस्त हैं। तो कुल मिलाकर इसकी सच्चाई क्या है ये आने वाले समय में बांद्रा की पुलिस है वो खुलासा करेगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार युगल आप बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर। बात कर लेते हैं डिजिटल अरेस्ट की। दरअसल रायपुर में डिजिटल अरेस्ट कर लाखों की ठगी हुई है। एलआईसी के प्रशासनिक अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए ठग लिए गए। बदमाशों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम होने का डर दिखाकर 6.5 लाख रुपए ठग लिए। बदमाशों ने होटल में रहकर कोर्ट में फर्जी सुनवाई भी करवा दी। देवेंद्र नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के। ये भी एक मामला सामने आया है, लाखों की ठगी भी इसमें हुई है। जानकारी सहयोगी युगल से हम ले लेते हैं। युगल, लगातार ठगी के मामले बढ़ रहे हैं और अगर हम जिक्र करें डिजिटल अरेस्ट का तो इसमें लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और समझदार लोग, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। लाखों की ठगी, वो भी एलआईसी के प्रशासनिक अधिकारी से। जी बिल्कुल, देखिए राकेश नसीने नामक ये व्यक्ति हैं
और LIC में प्रशासनिक अधिकारी बतौर काम कर रहे हैं और ये देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र पे रहते हैं। 6 लाख रुपए की ठगी से की गई है। डिजिटल अरेस्ट किया गया है। अभी एक सप्ताह के भीतर अगर हम बात करें तो 3 डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं। साथ ही जो एक AVM जो लक्ष्मी था उसको 58 लाख रुपए की ठगी की गई थी। उसका आरोपी हालांकि राजनांदगांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ठीक इससे पहले एक मामला जो भी सामने आया था जिसमें एक और ठगी है, 5 लाख रुपए की डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे और संभ्रांत लोग इस तरह के ठगी के शिकार हो रहे हैं। अगर पूरे देश में अगर हम 30 राज्यों की ठगी के मामले की बात करें तो 7,900 ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। रायपुर पुलिस ने 29 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है और 4 करोड़ रुपए की राशि है वो बैंक में होल्ड कराए हैं। 250 से अधिक सिम है उसको पुलिस ने जब्त किया है, डीएक्टिवेट कराया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि साइबर क्राइम के लगातार मामले वो बढ़ रहे हैं। और सबसे अचरज की बात यही है रितु कि जिस तरह से पढ़े लिखे लोग इसके शिकार हो रहे हैं, जो अधिकारी वर्ग है वो इनका शिकार हो रहा है। कभी क्राइम ब्रांच के अफसर बताकर अपने आप को ठगी कर रहे हैं, तो कभी मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की बात करके वो लगातार इस तरह के ठगी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब ऐसे साइबर ठगों से हर लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल युगल जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बलरामपुर का जिक्र करते हैं। खेत में नरकंकाल मिला है। खेत में कई टुकड़ों में कंकाल मिला। मौके पर खून से सने कपड़े भी मिले हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के दहेजवार गांव में ये नरकंकाल मिलना बताया जा रहा है। तो कई टुकड़ों में ये नरकंकाल मिला है। फिलहाल जो है अब जांच पड़ताल जारी है मामले में। साथ ही साथ खून से सने कपड़े भी होना बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, नरकंकाल मिला है, कपड़े भी खून से लथपथ मिले हैं आसपास, क्या जानकारी मिल पा रही है शुरुआती जांच पड़ताल में? जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां दहेजवार गांव में खेत के में अलग अलग हिस्सों में जो अस्थियां मिली हैं, नरकंकाल मिले हैं, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और अभी फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। जांच की जा रही है और जिस एरिया में नरकंकाल अलग अलग हिस्सों में मिले हुए उस जगह को सील कर दिया गया है। जाँच की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और वहां पे कपड़े भी प्राप्त हुए हैं जिसकी शिनाख्ती के लिए भी पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि किधर क्या हो सकता है, लेकिन पुलिस लगातार अभी तक मौके पर डटी हुई है। फॉरेंसिक टीम के माध्यम से मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सूरज। रीवा का जिक्र करते हैं, तेज रफ्तार बस पलटी है, 12 यात्री घायल हुए हैं। बता दें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में 30 यात्री सवार थे और ये हादसे का शिकार बस हुई है। सूरत से सीधी ये बस जा रही थी, ड्राइवर को झपकी आ गई और अचानक से ये बस हादसे का शिकार हो गई, पलट गई बस। गुड़ थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो 30 यात्री सवार बस में और इसमें से कई सारे घायल भी बताए जा रहे हैं। सूरत से सीधी की तरफ ये बस जा रही थी, अचानक से ड्राइवर को झपकी लगी और बस हादसे का शिकार हुई, पलट गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई है, पर कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रीवा से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 12 यात्री घायल, 30 यात्री सवार थे, 12 का इलाज अस्पताल में इलाज जारी है। और जानकारी सहयोगी विजय कुमार गुप्ता से लेते हैं। विजय, क्या कारण, मुख्य कारण बताए जा रहे हैं ये हादसे के? घायलों की स्थिति कैसी है और मौके पे भी आप पहुंचे होंगे, वहां पर क्या स्थिति रही, बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला गुड़ बाईपास का है, जो कि सुबह सुबह सूरत से और सीधी के लिए बस जा रही थी। MP 13P 1217 है इसका नंबर, जो कि सूरत से और सीधी के लिए नफीस बस आती है डेली रूटीन की तरह। वो जैसे सुबह आती है बस तो अचानक से ड्राइवर को झपकी लग जाती है। झपकी लगने से बस अनियंत्रित हो जाती है और पलट जाती है। लगभग 25 से 30 लोग सवार थे, जिसमें से 10 से 12 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में इलाज कराया जा रहा है और अभी सभी की स्थिति सामान्य है। जी, पुलिस जांच में जुटी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विजय।
अंबिकापुर के रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी को छुड़ाने की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी को जम्मू श्रीनगर में बंधक बना लिया गया है। अच्छी मजदूरी का लालच देकर उसकी पत्नी को आरोपी जम्मू कश्मीर ले गए और अब उसे वहां बंधक बना लिया गया है। पति ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए एसपी से गुहार लगाई। पीड़ित पति 1 महीने से थाने के चक्कर काट रहा है। करजू चौकी क्षेत्र का यह मामला है। महीना से लापता है। घर में बहुत आर्थिक समस्या है। मम्मी बाबूजी की भी तबीयत खराब है। बच्चों का भी संतुलन बार बार खराब हो रहा है। मैं दरख्वास्त करता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय से कि जल्द से जल्द ढूंढ कर लाने की प्रयास करें। जिसके यहाँ काम कर रही है उन लोग बंधक बनाकर उसको नहीं भेज रहे हैं। फ़ोन की थी तो जल्दी से लेने के लिए आओ ऐसा बोल रही थी। जिसके यहाँ काम करते हैं उन लोग बोलते हैं कि हम लोग 1 साल के बिना नहीं भेजेंगे ऐसा बोलते हैं। बंधक बनी हुई मेरी पत्नी 3 महीना से लापता है। घर में बहुत आर्थिक समस्या है। मम्मी बाबूजी की भी तबीयत खराब है। बच्चों का भी संतुलन बार बार खराब हो रहा है। मैं और आइए अब बारी टॉप 20 की।